हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 टू 10th मार्च तक के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम या तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसलिए इस पूरे सेशन का या इस पूरी सीरीज का कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिए। यहाँ पर आपको कंप्लीटली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो की प्लेलिस्ट या इस मार्च मंथ के करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर दिखने वाली है। बात करते हैं आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बिना देरी किए हुए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्वीडन ऑफिशियली बिकम्स 32nd मेंबर ऑफ द नाटो। नाटो के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था हमारे शॉर्ट्स में। ठीक है, हम लोग शॉर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक इंफॉर्मेशंस को डिस्कस करते हैं जिससे आपको चीजें याद रहें लंबे समय तक। वही चीजें जब आप कंसिक्वेंटली देखते हैं लगातार, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें फीड होती हैं। फिलहाल बात करते हैं स्वीडन स्वीडन की। तो स्वीडन नाटो का 32nd मेंबर बन गया है। 32nd मेंबर बन गया है। हमने प्रीवियस ईयर यानी 2023 में एक न्यूज पढ़ी थी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा कि नाटो का 31st मेंबर कौन था। तो नाटो का 31st मेंबर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 31st मेंबर कौन था, तो वो देश का नाम है फिनलैंड। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें रिलेट करके चलनी है। 31st मेंबर था फिनलैंड और 32nd मेंबर नाटो का कौन बन गया है, स्वीडन बन गया है। एज इट इज आपको बिल्कुल स्टैटिक इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है। इसके बारे में अगर बात करें स्वीडन के बारे में, तो स्वीडन ने अप्लाई किया था 2022 में कि उसे नाटो कंट्रीज में या नाटो के मेंबर्स में इंक्लूड किया जाए, लेकिन तब इसे इंक्लूड नहीं किया गया और अब यानी 2024 में इसे इंक्लूड कर लिया गया है एज अ नाटो का मेंबर। फिलहाल बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर आप सभी को ध्यान रखना है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। एज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर ध्यान रखना है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, जिसका फॉर्मेशन 1949 में किया गया। 1949 में। नाटो है क्या, तो इसका फुल फॉर्म एज इट इज पूछा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा ये एक सिक्योरिटी अलायंस है, ध्यान रखना है, ये एक सिक्योरिटी अलायंस है of the countries from North America and Europe। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बीच का ये एक सिक्योरिटी अलायंस है। एज इट इज आपको ध्यान रखना है। जिसके करंट सेक्रेटरी कौन है, तो जनरल जेंस स्टोलनबर्ग इसके करंट सेक्रेटरी हैं। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा ऐसा देश है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली बिकम्स द मेंबर ऑफ नाटो, तो आप सभी को ध्यान रखना है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन 32nd मेंबर हाल ही में बन चुका है नाटो का। नाटो का फॉर्मेशन कब किया गया, 1949 में किया गया। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है पनामा। पनामा बिकम्स 97th मेंबर टू रेटिफाई द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए के बारे में बात हो रही है। आईएसए का 97th मेंबर कौन बन गया है भाई, तो 97th मेंबर बन गया है पनामा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कई बार इसकी शुरुआत किसने की थी, तो शुरुआत यानी इसकी स्टार्टिंग किसने की थी, स्टार्टिंग एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसकी स्टार्टिंग 2015 में, 2015 में भारत भारत की लीडरशिप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉप, जो कि पेरिस में आयोजित किया गया था, यहां पर इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में डिस्कस किया, ये प्रस्ताव रखा और वहीं से इसकी शुरुआत की गई। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हमने बहुत बार पढ़ लिया है। 97th मेंबर हाल ही में कौन बन गया है, पनामा बन गया है। एज इट इज आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा जानते हैं। चिली बिकम्स द 95th मेंबर। इसके पहले 95th मेंबर बना था चिली, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एज इट इज आपको ध्यान रखना है। इसके पहले, इसके बाद हंगरी बिकम्स द 96th मेंबर। हंगरी बिकम्स द 96th मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, लॉन्च इन 2015। 2015 में लॉन्च किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। 96th मेंबर कौन बना था, तो आप सभी को ध्यान रखना है हंगरी। तो किस तरह से याद रहेगा, 95th मेंबर कौन है, तो 95th मेंबर आपको ध्यान रखेंगे आप, चिली है। इसके अलावा और 96th मेंबर आप ध्यान रखेंगे, 96th मेंबर हंगरी है, हंगरी। और 97th मेंबर आप सभी को ध्यान रखना है वो कौन सा है, पनामा, जो कि हाल ही में मेंबर बना है।
आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। थोड़े दिन पहले मैंने हंगरी के प्रेसिडेंट के बारे में आपको बताया था। हंगरी के प्रेसिडेंट हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? एज़ इट इज़ आपको बताना है। इस कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। इसके अलावा सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। 2020 में इसके फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन के साथ संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अब आईएसए में शामिल होने के लिए पात्र हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ऑल द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस में जितने भी सदस्य हैं, वो सभी अब एलिजिबल हैं कि जॉइन कर सकते हैं आईएसए को, ठीक है? चलिए, कब कहाँ से आयोजन किया गया? तो इंडिया और फ्रांस की सहभागिता के कारण यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप में, जो कि पेरिस में आयोजित किया गया था, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। प्रमुख रूप से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो ध्यान रखना है भारत और फ्रांस ने। एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए, बात करते हैं अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में नॉमिनेट किया है फिलैंथ्रोपिस्ट सुधा मूर्ति टू राज्यसभा मेंबर। हाल ही में किन्हें नॉमिनेट किया गया है? सुधा मूर्ति जी को नॉमिनेट किया गया है। किसके द्वारा नॉमिनेशन किया जाता है? तो ध्यान रखना है, ये नॉमिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक साल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है। हाल ही में प्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया है। अगर बात करें सुधा मूर्ति जी के बारे में, तो सुधा मूर्ति जी का जन्म 19 अगस्त 1950 कर्नाटका में हुआ। ये प्रेसिडेंट हैं इन्फोसिस फाउंडेशन की, और साथ ही साथ इनकी शादी, इनका विवाह एन.आर. नारायण मूर्ति से हुआ, और जो कि को-फाउंडर है इन्फोसिस कंपनी के। तो राज्यसभा में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में भी थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है? फिलहाल बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों के लिए प्रावधान है, यानी आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव द प्रोविजंस फॉर द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। इसके अलावा राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे राज्यसभा में? 250 होंगे। एज़ इट इज़ आपको ध्यान रखना है, 250 मेंबर ही राज्यसभा में होते हैं। इसके अलावा जिनमें से 238 निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो ये नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। एज़ इट इज़ ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसके बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, तो बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग दे पाएँगे तब, जब आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएँ कि आप पूरा राज्यसभा से रिलेटेड सारी चीज़ें आप हमें पूरे प्रोसीजर सहित आप सारी चीज़ें, सारे स्टैटिक फैक्ट्स बताएँ, तब फिर मैं आपके लिए लाने का वो प्रयास करूँगा। अभी फिलहाल हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। सदस्य बनने के लिए, यानी मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम यही चीज़ लोकसभा में बात करें, तो लोकसभा का मेंबर होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ठीक है? जबकि राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, राज्यसभा में न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, ठीक है? इस तरह से कंपैरिज़न करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे। इसके अलावा प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, यानी इनका कार्यकाल लगभग कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, एज़ इट इज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि प्रत्येक 2 साल में कुछ सदस्य, कितने सदस्य कुछ सदस्य में? 1/3 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं? 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं, और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित आते हैं। इसके अलावा भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एज़ इट इज़ आपको ये इन्फॉर्मेशंस याद रखनी है। फिलहाल अगर आर्टिकल्स में बात करें, तो आर्टिकल्स में आर्टिकल 80 बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप सभी को भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये किस आर्टिकल में मौजूद है, ये आपको बताना है। किस आर्टिकल में मौजूद है, आपको ये वाली बात कमेंट सेक्शन में बतानी है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आप ज़रूर, अगर आपसे नहीं बनता, तो आप वो भी बताएँ। मैं अगले लेक्चर में वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है सत्येंद्र कुमार सिंह। एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, सत्येंद्र कुमार सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह बन गए हैं नए लोकायुक्त मध्य प्रदेश के। इसके पहले कौन था भाई? तो इसके पहले एन के गुप्ता यानी नरेश कुमार गुप्ता, एन के गुप्ता को ये रिप्लेस करने वाले हैं, और अब नए लोकायुक्त बन गए हैं सत्येंद्र कुमार सिंह, जिनका टेन्योर होता है 6 साल का। इसके अलावा ये इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा बाय द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1981 सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के तहत।
ठीक है, एज इट इज ध्यान रखना है, गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है और साथ साथ वो एक्ट ध्यान रखना है कौन से ईयर का है, 1981 सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के तहत। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। एमपीपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स पेपर देने वाले हैं उनको ये सारे फैक्ट्स, स्टैटिक फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। सत्येंद्र कुमार सिंह हाल ही में अपॉइंट किए गए नए लोकायुक्त। इसके अलावा बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में, जो कि हाल ही में बहुत चर्चा में रही है। इस स्कीम के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ये है प्रधानमंत्री जन मन स्कीम। कौन सी स्कीम है भाई? प्रधानमंत्री जन मन स्कीम। जन मन स्कीम, जन मन योजना। प्रधानमंत्री जन मन योजना क्या है भाई? तो इसे लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2023। 15 अगस्त 2023 को इसे लॉन्च किया गया, 2023। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आदिवासी गौरव दिवस और बिरसा मुंडा जयंती भी आप सभी को ध्यान रखनी है। पीएम जनमन इज अ गवर्नमेंट स्कीम दैट एम्स टू ब्रिंग ट्राइबल कम्युनिटीज इनटू द मेन स्ट्रीम। यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य है आदिवासी समुदायों को मुख्य धारा में लाना। क्योंकि आप सभी को पता है आदिवासी जो होते हैं वो अक्सर अक्सर जंगलों में ही निवास करते हैं। आदिवासी जो है अक्सर जंगलों में ही निवास करते हैं और उनका जाता है, उन्हें बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। वो मेन सोसाइटी से पूरी तरह से अलग रहते हैं। इस वजह से उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें उनके लिए ये पर्टिकुलर योजना लॉन्च की गई है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जन मन योजना किसके लिए है? तो भाई उन ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए है जो कि पर्टिकुलरली किससे बिलोंग करती हैं? तो पीवीटीजी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ध्यान रखना है। यह अभियान एक प्रयास है जिसका उद्देश्य इन जनजातीय समुदायों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके पीवीटीजी परिवारों को व्यक्तिगत अधिकारों और बस्तियों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करना है। यानी स्पेशली जितनी भी पीवीटीजी फैमिलीज हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ पीवीटीज कौन होते हैं। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितनी फैमिलीज है टोटल पीवीटीज, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी पर्टिकुलरली आप ऐसा समझिए, उन ट्राइबल कम्युनिटीज, पर्टिकुलरली ट्राइबल कम्युनिटीज को जागरूक करने के लिए, कम्युनिटीज को जागरूक करने के लिए या फिर उसे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मुख्य धारा में उनको जोड़ने के लिए। मुख्य धारा में जोड़ने का मतलब क्या है? जागरूक करना, और जागरूक करके उनको उनके अधिकारों के बारे में पहचान दिलाना, या उन्हें आप ऐसा कहें उनके अधिकारों के बारे में बताना। सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। बात करते हैं अगली बारे में कि कौन होते हैं ये पीवीटीज, यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये कौन कौन से होते हैं? तो 1973 में एक ढेबर कमीशन बना, स्टैब्लिश किया गया, जो कि स्पेशली क्या करता था? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। बात करें तो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एज अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी encompassing tribal communities characterized by declining of stagnant population, the use of pre-agrarian technology, economic backwardness and low literacy। ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं? तो ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स जो कि प्री एग्रीगेरियन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हों, या ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज जो कि इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हो और जिनकी लिटरेसी बहुत लो हो, ऐसे ऐसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को चिन्हित करने के लिए एक पर्टिकुलर आयोग का गठन किया गया 1973 में, जिसका नाम किया रखा गया ढेबर कमीशन। ढेबर कमीशन ने स्टैब्लिश किया पीटीजी ग्रुप, यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, जिसका बाद में अच्छा प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स यानी पीटीजी जो होते हैं, ये लेस डेवलप्ड होते हैं अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज। मतलब बहुत सारी, वैसे तो बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, लेकिन उनमें से भी लेस डेवलप्ड जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? वो आएंगी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के। अब आपसे प्रश्न 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाए, 2 मार्क्स में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बचाएंगे? बिल्कुल ऐसी पॉपुलेशन जो कि लेस डेवलप्ड है अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज, साथ ही साथ वो प्री एग्रीगेरियन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, या फिर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उनमें, या फिर लो लिटरेसी है उनमें। तो ऐसा पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स क्या कहलाएगा? तो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहलाएगा। लेकिन बाद में 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रीनेम कर दिया और कर दिया पीवीटीजीज। पीवीटीजीज का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। हिंदी मीडियम वाले परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हिंदी में भी मौजूद है। पहले पढ़ते हैं क्या है। दे रिसाइड इन द रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज फेसिंग चैलेंजेस ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। आप सभी को पता नहीं होगा, लेकिन आज भी बहुत बड़ा ट्राइबल ग्रुप्स, स्पेशली अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मैं मध्य प्रदेश में, स्पेशली आप कहें शहडोल में, या फिर आप कहें छिंदवाड़ा जैसे डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा आप डिंडोरी में चले जाएं। इसके अलावा आपको झाबुआ अलीराजपुर में देखने को मिल जाएगा।
अलीराजपुर में देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ट्राइब्स हैं ना, ये जो पर्टिकुलर ट्राइब्स हैं, ये इनका सोशल स्टेटस बहुत ही नीचे है और साथ-साथ लिटरेसी भी बहुत कम है। ये जागरूक बहुत कम होते हैं। ये अपने आप को बिल्कुल अलग रखते हैं मेन स्ट्रीम से। यानी शहर की पॉपुलेशन या गाँव की ऐसी पॉपुलेशन से ये अपने आप को दूर रखते हैं, स्पेशली जंगल्स में निवास कर रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस वहाँ पर उन्हें देखने को मिलते हैं, जैसे कि वहाँ पर बिजली का अभाव, किसी भी तरह का नेटवर्क नहीं होता है। आप ऐसा कहें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट वहाँ पर नहीं होता है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में अगर आप पूरे भारत में बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आप बात कर लें, है ना? स्पेशली वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस वो क्या कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं। तो इसीलिए उन पर्टिकुलर ग्रुप्स को भी भारत में उन पर्टिकुलर ग्रुप्स को भी एक नई पहचान दिलाने के लिए, साथ ही साथ उनको जागरूक करने के लिए या फिर उन्हें मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने के लिए पर्टिकुलरली एक ग्रुप बना दिया गया, एक नाम रख दिया गया जिसका नाम था पीवीटीजीज़। अब हुआ क्या? तो इसके तहत 2006 में जब इसका नाम नया नाम रख दिया गया, नया नामकरण कर दिया गया पीवीटीज़, तो 75 कम्युनिटीज़ थी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी अक्रॉस द 18 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़। 18 राज्य ध्यान रखना है, सभी राज्यों में ऐसा नहीं है भाई, ध्यान रखना है 18 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ में इंडिया की 75 टोटल पीवीटीज़ कम्युनिटीज़ फैली हुई हैं, है ना? और उनमें से सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ है? तो उनमें सबसे ज़्यादा नंबर है उड़ीसा। उड़ीसा में हाईएस्ट नंबर ऑफ पीईटीज़ हैं, जिनकी पहचान 15, ध्यान रखना है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश 12, बिहार और झारखंड में 9 और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 7। मध्य प्रदेश में पूछ लिया जाए कितनी पीवीटीज़ कम्युनिटी हैं, तो आपको बताना है 7। इसके अलावा तमिलनाडु में 6, केरला और गुजरात में 5 हैं। द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ आर स्प्रेड अक्रॉस महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा एंड मणिपुर। एक बहुत ही बेहतर प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में इससे रिलेटेड कि कितनी कम्युनिटीज़ हैं, 3-4 ऑप्शंस दिए गए थे जिनमें से एक पूछा गया था, 2 ऑप्शंस ऐसे थे कि टोटल कितनी कम्युनिटीज़ हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है 75 है। ये नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। सर इसमें आपने बहुत सारे रेड मार्क्स लगा दिए हैं, अब तो दिखना भी बंद हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है 75 पीवीटीसीज़ कम्युनिटी है, ये इम्पोर्टेंट है। कितने स्टेट्स में है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या यूनियन टेरिटरी इंक्लूड है? तो बिल्कुल इन यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश में कितना है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टोटल 7 नंबर है, एज़ इट इज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ऑल 4 ट्राइबल ग्रुप्स इन द अंडमान एंड 1 इन निकोबार आइलैंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज़ पीवीटीज़, यानी कि 4 ट्राइबल ग्रुप्स अंडमान में और एक निकोबार आइलैंड में रिकॉग्नाइज किया गया है एज़ अ पीवीटीज़। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। पीवीटीज़ है क्या? तो ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स जो कि प्री एग्रीगेरियन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं। इसके अलावा लो लिटरेसी है उनमें और बहुत लेस डेवलप्ड है, बहुत कम विकसित हैं। ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज को किसके अंतर्गत रखा गया? तो सरकार द्वारा पीवीटीजीज के अंतर्गत रखा गया। किस आयोग के इसके इनके लिए कौन-सा आयोग की गठन किया गया? तो ढेबर आयोग का गठन 1973 में किया गया। बाद में इनका 2006 में नया नामकरण कर दिया गया और वो बन गया पीवीटीजीज। ठीक है? यही सारी बातें आपको यहाँ पर भी हिंदी में भी देखने को मिल जाएँगी। मैं कुछ बातें सर्कल कर रहा हूँ आपको, जिससे हिंदी मीडियम वालों को पढ़ने में कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, आप आसानी से चीज़ों को ध्यान रख पाएँ। ठीक है? चलिए, बात करते हैं अगली। इस तरह से हमारी आज की पर्टिकुलर न्यूज़ मुझे लगता है खत्म हो चुकी है। अगर आपको हमसे जुड़ना है, आपको कमेंट सेक्शन में मैंने आपसे 2 सवाल ऑलरेडी पूछ लिए हैं, कमेंट सेक्शन में जिनका जवाब आपको देना है और इम्पोर्टेंट हैं वो सवाल, इसलिए आपको ज़रूर देना है। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिल जाएँगी। साथ ही साथ पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाली है। ठीक है? फेसबुक पर भी चाहें आप तो हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आया हो तो आप इस सेशन को अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं पर भी अपने दोस्तों या साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बर्डन नहीं लेना है, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।